हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है A1 एग्जाम स्टडी चैनल में। मैं ओम प्रकाश कटियार। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएसआई के लिए मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन की टॉप 20 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित या लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से या 1 जनवरी 1862 से। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते चलिए और हर क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक करिए, क्योंकि ये यूपीएसआई में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके नीचे डिटेल दी गई। इसका प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ था, लेकिन इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है भारतीय दंड संहिता 1860 इसीलिए लिखा होता है क्योंकि इसे अनुमति 1860 में मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए। अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके अधिकार क्षेत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर आप कमेंट में बताइए। क्या सही आंसर होगा? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। बी ऑप्शन इसका सही है। तो अपनी भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसका पहला धारा है संहिता का नाम दिया गया उसमें और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक, 8 समुद्री मील तक, 12 मील तक या 8 मील तक? मील में और समुद्री मील में डिफरेंस होता है। अब आपको ये बताना कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है। चलिए दो ऑप्शन तो मैंने आपको हटवा दी, क्योंकि समुद्री मील आंसर होगा, तो 8 होगा या 12 होगा, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है आपने अपना आंसर कमेंट में बता दिया होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा आपने सही बताया है या गलत। तो इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील तक। आधार, भारत की जो तट रेखा है वो तिरछी तिरछी है दोनों तरफ, तो आधार रेखा एक इस तरह से खींची जाती है। अब यहाँ से 12 किलोमीटर तक जितनी दूरी होगी उतने क्षेत्र में भारत की दंड संहिता का समुद्र क्षेत्र में क्षेत्राधिकार लागू होता है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंसरिया का क्या तात्पर्य है? मेंसरिया एक शब्द है जो कि हमारे भारतीय दंड संहिता में यूज होता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। आपके ऑप्शन है आशय, ज्ञान, हेतु या दुराशय। तो मेंसरिया शब्द से तात्पर्य होता है दुराशय से। किसी व्यक्ति का गलत आशय से कोई काम करता है तो उसे कहते हैं दुराशय। तो मेंसरिया शब्द से तात्पर्य दुराशय। अब इसका व्याख्या समझिए। अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उनमें सबसे पहला है मानव, दूसरा है आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, उसी को ही मेंसरिया कहते हैं, दुराशय या आपराधिक मनस्थिति को। तीसरा आवश्यक तत्व होता है अपराध का आपराधिक कृत्य, और चौथा होता है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। ऐसा काम जिससे मानव या समाज को क्षति पहुंचे उसे एक अपराध का तत्व माना गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? मेंसरिया से तात्पर्य है दुराशय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपराध के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपराध के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4। कौन कौन से अभी मैंने बताया, इनको आप कमेंट करिए। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट करते जाइए। चलिए मैं बताता जाता हूँ। मानव, बिना मानव के तो अपराध हो नहीं सकता। दूसरा है आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य, और चौथा है ऐसे कृत्य जिनसे मानव अथवा समाज को क्षति हो। तो अपराध के ये 4 आवश्यक तत्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का क्या अर्थ है? मतलब किससे हम स्त्री मानेंगे? 15 वर्ष से ऊपर आयु वाली महिला को, 18 वर्ष से ऊपर आयु वाली महिला को, या 21 वर्ष से ऊपर आयु वाली किसी महिला को, ये जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को। जैसे आपने देखा होगा ना कि अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, तो उसमें किस एज की औरत को या महिला को
ये संदर्भित किया जाता है कि ये महिला है, महिला के साथ अपराध हुआ। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा गलत करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी बालिका जो जन्म से बालिका है उसे महिला के या स्त्री शब्द के अंदर ही रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है पर गलत हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 18 में। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 18 है उसके अंदर भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है या किसी एक अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाता है, से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे उसके कार्य को किस इरादे से करना कहा जाता है? जैसे आपने किसी व्यक्ति को, अपने ही किसी सगे संबंधी को लाभ पहुंचाया, अब आप लाभ पहुंचाएंगे, किसी योजना का लाभ आपने सारा का सारा अपने किसी रिश्तेदार या किसी भाई बंधु को दे दिया। अब जिस व्यक्ति को उसकी नीड थी उसे आपने उसका हक छीन लिया, तो इसे किस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा? संज्ञान की, अनुमोदन की, बेईमानी की या कलह की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपने क्या की है? बेईमानी। जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो उसकी जरूरतमंद लोगों तक न पहुंचकर किसी अन्य के पास पहुंचना एक बेईमानी की तरह है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य आशय से संबंधित आईपीसी के किस धारा में दिए गए? सामान्य आशय, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सामान्य आशय किस धारा में वर्णित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 34 में। धारा 34 में क्या बताया गया? सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। अपनी विधि में बहुत से टर्म यूज किए जाते हैं, इनमें से एक है सामान्य आशय। तो सामान्य आशय का अर्थ दिया गया धारा 34 में। और धारा जो 149 दी गई इसमें सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। और धारा जो 297 दी गई इसमें कब्रिस्तान आदि में अतिचार के बारे में बताया गया। और धारा 316 जो दी गई इसमें बताया गया किसी सजीव या अजात शिशु की मृत्यु कार्य करने से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगर आप किसी सजीव या अजात शिशु की मृत्यु कर देते हैं तो उससे संबंधित धारा किससे संबंधित है? धारा 34 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। आपने देखा होगा कि संविधान में कई प्रसिद्ध वाद होते हैं, जैसे केरल बनाम संघ विवाद और भी बहुत से वाद होते हैं। इसमें पूछा कि धारा 34 पर ऐसा कौन सा वाद है जो प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपको बताइए। मैकनॉटन का विवाद, रेग बनाम गोविंदा, वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, केसी मैथ्यू का वाद। तो धारा 34 से संबंधित प्रसिद्ध वाद है वरिंद्र कुमार बनाम इम्परर वाद। धारा 34 पर संबंधित प्रसिद्ध वाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपराध की परिभाषा किसमें दी गई? भारतीय दंड संहिता की संख्या 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, या उपयुक्त सभी में? तो आपको आंसर बताना है कि अपराध की परिभाषा निम्न में से किस ऑप्शन के दंड प्रक्रिया या भारतीय दंड संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके अंतर्गत दी गई? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में दिया गया है। अपराध की परिभाषा, जो अपराध किए जाते हैं उसे कैसे वर्णित किया जाएगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में हर एक वर्ण को डिफाइन किया गया है कि ऐसा है नहीं किसी को कुछ भी बताकर अंदर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना। भारतीय दंड संहिता के 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? तो आपके ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर लागू होती है, या भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, या भारत के किसी भी भाग पर, या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? धारा 42 में सबसे पहली बात तो स्थानीय विधि दी गई है, और स्थानीय विधि लागू कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। जैसे इसके उससे नाम से स्पष्ट हो रहा है स्थानीय विधि, मतलब पूरे क्षेत्र में नहीं या पूरे देश में नहीं, केवल किसी स्थान पर ही लगाई जाएगी। तो ये धारा दी गई धारा 42 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? दंड से, सामान्य अपवाद से, आपराधिक साजिश से, या बहकाव से? धारा 53 में क्या दिया गया है? किसके बारे में बात की? दंड के बारे में।
कि दंड कैसे दिया जा सकता है या किस किस प्रकार के दंड होते हैं, इन सभी का वर्णन किया गया धारा 53 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन भी IMP क्वेश्चन है, ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बताइए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 5, 3, 8। इसका सही आंसर है 5। भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई। देखिए, पहला क्या है, मृत्युदंड। दूसरा क्या है, आजीवन कारावास। तीसरा है कारावास, जो कि 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कठिन और कठोर श्रम के साथ, और दूसरा होता है कि सादा, जो कि अपने सांसद या विधायक लोगों को दिया जाता है। चौथा होता है संपत्ति का समहरण, और 5वां होता है जुर्माना लगा दिया, अर्थदंड लगा दिया, छोड़ दिया। तो 5 प्रकार के दंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड देता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। जैसे अपने जो फांसी दी जाती है आतंकवादियों को या अपराधियों को, उसमें जल्लाद जो होता है, फांसी देना भी अगर हम लोग किसी को चाहे लटका दें तो वो एक अपराध के अंदर जोड़ा जाएगा, लेकिन जल्लाद जब किसी को फांसी देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, इसका वर्णन किस धारा में दिया गया। इसका वर्णन दिया गया धारा 78 में। धारा 78 में इसका वर्णन दिया गया है कि एक जल्लाद को क्यों नहीं उसके अपराधी दायित्व से बाहर माना जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया है, धारा 78 ये प्रावधान सुनिश्चित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में की जाए वह अपराध नहीं। अगर न्यायालय ने कह दिया कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, तो अगर कोई भी व्यक्ति जल्लाद के अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को उस काम के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे उस कर्म का अपराधी नहीं माना जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा वाद है इनमें से जो उन्मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टीफन, डायरेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, मैकनॉटन का वाद, या आर बनाम गोविंदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैकनॉटन का वाद जो है ये उन्मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित वाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब इसमें पूछा कि कौन सी धारा है जो अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा के बारे में वर्णन करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 84, धारा 85, धारा 86 या धारा 87। तो किसमें अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा दी गई, धारा 85 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही होगा। आपने अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि आपको मुझे मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो इसे तुरंत ही गुरुदक्षिणा समझकर लाइक दे दें और अपने पॉजिटिव थॉट्स कमेंट में बताएं कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है या आपको इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कम से कम अगर वीडियो आपको अच्छी लगी 2 से 3 दोस्तों को शेयर करिए, और यही आपकी मेरे लिए गुरुदक्षिणा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा, ये 4 वर्ड दिए गए जैसे षड्यंत्र हो गया, तैयारी हो गई, धमकी हो गई या प्रयत्न हो गया, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे दुष्प्रेषण का अपराध किया जा सकता है। तो आप किसी के खिलाफ अगर षड्यंत्र रच रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप उसका बुरा करने जा रहे हैं, तभी तो षड्यंत्र रचेंगे। तैयारी तो एग्जाम की भी हम लोग कर रहे हैं, तो षड्यंत्र थोड़ी कर रहे हैं किसी के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। तो बताइए कौन सी धारा, धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए, धारा 121 ए। तो ऐसी कौन सी धारा जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया। तो इसका सही आंसर है धारा 120 बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र अगर आप करते हैं किसी के खिलाफ तो आपको दंड दिया जाएगा, इसलिए हमेशा सही कार्य करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं। आए दिन अपने यहाँ आंदोलन होते रहते हैं जो किसी कानून के विरुद्ध हो रहे हैं या किसी नए अधिनियम के विरुद्ध हो रहे हैं, तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे तब वह विधि के विरुद्ध जमाव माना जाएगा। 7 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 या 12 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जब तक वहां 5 व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि विधि के विरुद्ध जमाव है। तो चलिए ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों को शेयर कर दीजिए।
चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।